नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा की। ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक के बाद लिया गया। रेड्डी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होना तय है। बता दें, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और इंडिया के आंध्र प्रदेश से हैं, जिससे अब साउथ बनाम साउथ का चुनाव हो गया है। इंडिया गठबंधन ने पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तो ये तक कह दिया है कि सूत्र बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की सहमति से इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए तय किया है। श्री रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं। वहीं बाकी सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश में जन्मे बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर चंद्रबाबू नायडू को मुश्किल में डाल दिया है। अब अगर चंद्रबाबू नायडू समर्थन नहीं करते हैं तो उनका भविष्य में राजनीतिक नुकसान होगा, और अगर समर्थन करते हैं तो भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इंडिया का चक्रव्यूह बताया जा रहा है। राजनीतिक पंडितों की नजर जगनमोहन रेड्डी पर भी है। वो क्या करने जा रहे हैं? लोगों का कहना है कि विपक्ष को तमिलनाडु में मैसेज की जरूरत नहीं है, वहां स्टालिन का मैसेज पर्याप्त है। उसे आंध्र प्रदेश में मैसेज देना था, जहां चंद्रबाबू नायडू भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करने वाले थे। सर्वे करने वाली संस्था CSDS के पीछे बीजेपी पड़ गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि CSDS और नैरेटिव बनाने का खतरनाक खेल। CSDS खुद को शोध संस्था बताता है, लेकिन इसके फंडिंग स्रोत, सर्वे पद्धति और नतीजों को देखें तो तस्वीर कुछ और ही सामने आती है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि सर्वे संस्था CSDS रिसर्च नहीं बल्कि एजेंडा चलाती है। आरोप है कि इसे बार बार विदेशी फाउंडेशन से पैसा मिला है और ये पैसे भारत में जातीय दरारें गहरे करने वाली दिए गए। मालवीय ने कहा कि CSDS हमेशा हिंदू समाज को जातियों में बांटकर सर्वे करता है, लेकिन मुसलमानों की अंदरूनी जातियों पर कभी रिसर्च नहीं करता है। सर्वे की पद्धति पर भी सवाल उठाए गए। बीजेपी का आरोप है ये महज अनुमान होते हैं, लेकिन डेटा बताकर अखबारों में छपाया जाता है। बीजेपी ने साफ कहा कि CSDS थिंक टैंक नहीं बल्कि विदेशी एजेंडा चलाने वाला प्लेटफॉर्म है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए अपने पोस्ट पर आज लोकनीति CSDS के सह निदेशक संजय कुमार ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि पोस्ट किए गए आंकड़े गलत थे और ये गलती डेटा टीम की चूक से हुई। संजय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर किए गए X पोस्ट के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं। साल 2024 लोकसभा और 2024 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तुलना करते समय गड़बड़ी हो गई। वोट अधिकार यात्रा के तीसरे दिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी एक तरह की साझेदारी में हैं। नवादा के भगत सिंह चौक पर सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चुरा रहे हैं। संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त मिलकर यह अधिकार छीन रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में वोट चुराए हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने लगभग 1 करोड़ नए मतदाता बना दिए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को दावा किया कि राज्य की जनता, खासकर युवा, ये तय कर चुके हैं कि वो बिहार से पुरानी और खटारा एनडीए सरकार को हटाएंगे और अगला लोकसभा चुनाव होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी यादव नवादा में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा के तीसरे दिन आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा शुरू हो गई। मंगलवार को बिहार के नवादा में राहुल गांधी और महागठबंधन के नेताओं का काफिला जा रहा था। उसी दौरान एक पुलिसकर्मी उस जीप से टकरा गया जिसमें राहुल गांधी और अन्य नेता सफर कर रहे थे। जैसे ही पुलिसकर्मी जीप से टकराया, राहुल गांधी ने तुरंत उसे गाड़ी में बैठाया और उसका हालचाल पूछा। ये घटना तब हुई जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को देखने और उनसे मिलने के लिए बड़ी भीड़ जुटी हुई थी। भीड़ की वजह से गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी। उसी दौरान पुलिसकर्मी गाड़ी की चपेट में आ गया। पत्रकारिता जगत में एक बार फिर से प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाली घटना सामने आई है। असम पुलिस ने द वायर के संस्थापक, संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों के तहत एक और एफआईआर दर्ज कर दी है।
इस कार्रवाई की पत्रकार संगठनों ने कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और इंडियन वीमेन प्रेस कॉर्प्स ने इस कार्रवाई को प्रेस के खिलाफ प्रतिशोधपूर्ण करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है और एफआईआर को तत्काल वापस लेने की मांग की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि भारत चीन संबंध फिर से सहयोग की ओर बढ़ते हुए एक सकारात्मक दिशा दिखा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार के रूप में देखना चाहिए। वांग यी सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे। उसी दिन उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। इसकी जानकारी मंगलवार को नई दिल्ली में आधिकारिक मीडिया रिपोर्टों में दी गई। वांग यी की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब पीएम मोदी जल्द ही चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बादल फटने जैसी स्थिति पैदा हो गई। इसकी वजह से बाढ़ आ गई और इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं मुंबई में भी भारी बारिश हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को बताया कि मुंबई में करीब 300 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मुंबई में हुई रिकॉर्ड बारिश के कारण शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेनें धीमी हो गई हैं या देर से चल रही हैं। नदी का पानी खतरे के निशान तक पहुंच गए हैं, जिसके कारण करीब 400 से 500 लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.